Hare Krishna. So in the last class we had completed up to kinematics. So in this particular class we'll start with laws of motion. Okay? So laws of motion में we'll study different kinds of forces first of all. Then we'll learn that how for one particular body we can draw all these forces on that body. And then finally we'll learn how to write equations and calculate those forces. So पहले तो अपने को different kinds of forces सीखना है. ठीक है? So मैं आपको flow बता दे रहा हूँ chapter का for the at least first few classes. अपना laws of motion में we'll first learn about different kinds of forces. We'll learn about different kinds of forces. इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं weight के बारे में, उसके बाद normal के बारे में, उसके बाद tension के बारे में. ठीक है? These three we'll learn quickly. Significance and all that theory I'll discuss in online class itself. In this particular video lecture सीधे काम का बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट. ठीक है? तो देख सबसे पहला क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग weight. What is weight? The gravitational pull of earth on any body is defined as the weight of that particular body. हम लोग जो भी फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे ध्यान रखना तीन चीज पढ़ेंगे. जितने भी फोर्सेस पढ़ेंगे तीन चीज पढ़ेंगे कि कब एक्ट करते हैं, when does it act, with what magnitude it acts and in which direction it acts. All these things are important. Magnitude और direction क्यों define कर रहे हैं? Because force it is which kind of a quantity, scalar or vector. Force is a vector quantity. उसका SI unit न्यूटन्स होता है, इतना तो पता होगा आप लोग को. ठीक है? So basically these two things and along with that कब वो act करता है. So therefore this lecture is very basic but very important also. सबसे पहले weight का discussion करते हैं. Say for example this is my earth. This is my earth. और यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है इसका मास m है, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया वहां पे उसका मास m है. So what is the weight? You all know already. Weight जो होता है it is the force with which the earth pulls this, that is defined as mg. इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? mg. अच्छा कब एक्ट करेगा? हमेशा. अगर किसी भी बॉडी का मास है m, अगर किसी भी बॉडी का मास अगर है तो उसमें वेट एक्ट करेगा ही करेगा. तो कब एक्ट करेगा? क्लियर है ना? हमेशा एक्ट करेगा. मैग्नीट्यूड कितना होता है हमेशा? मैग्नीट्यूड कितना होता है हमेशा? mg. और हम मानेंगे m कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है. ऑफ कोर्स अर्थ पे g कांस्टेंट रहेगा. ठीक है? और मैग्नीट्यूड का बात करें, डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड्स. टेक्निकली हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ पे लगता है. कहां लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. बट हम इस चैप्टर के लिए वी कैन सेफली अज्यूम दैट इट विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ छोटा-छोटा चीज देखो. सपोज मैं यहां पे एक बॉक्स रख दिया. द मास ऑफ दिस बॉक्स इज 2 kg. ठीक है? इस पे वेट कितना एक्ट करेगा और कितना एक्ट करेगा फटाक से बना के दिखाओ. अपने अपने कॉपी में ड्रॉ कर लो. इस पे वेट किधर एक्ट करेगा और कितना एक्ट करेगा? नीचे की तरफ एक्ट करेगा. कितना? 20 न्यूटन. यहाँ पे अगर 2 kg का बात करें और 5 kg सेपरेटली बात करें, 2 kg के लिए कितना हो जाएगा? नीचे की तरफ 20 न्यूटन. ये जो एरो बना रहा हूं ध्यान रखना, सारे फोर्सेस के लिए आपको ऐसे करके एरोस बनाने हैं which will signify the direction and then you have to write the magnitude like this for every force which we will discuss. This is 5 kg here. इस पे कितना वेट लगेगा नीचे की तरफ? 50 न्यूटन्स. ठीक है? अच्छा हमेशा डायरेक्शन का ध्यान रखना, वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा. ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल हियर आई टेक दिस इज 2 kg एंड दिस इज 5 kg. सो ऑन 2 kg ब्लॉक, ये जो यहाँ पे 2 kg ऐसे करके एंगल पे रखा हुआ है, इस पे वेट किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? ये सपोज 30 डिग्री है, ये एंगल सपोज 30 डिग्री है, तो इस 2 kg में वेट कैसे एक्ट करेगा? नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ऐसे करके है ना वो, यहाँ पे ऐसे करके 2 kg है तो नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा. नीचे की तरफ कितना एक्ट करेगा? 20 न्यूटन्स. इसका कंपोनेंट आप चाहे तो ले सकते हैं along the incline और perpendicular to the incline. But originally जो weight होगा that will act in downward direction only with a magnitude of exactly mg. उसको किसी चीज से मतलब नहीं है. It does not matter how you have kept that object, किस एंगल से इंक्लाइन है, किस पे रख दिया, फर्क नहीं पड़ता उसको. तो हमेशा कितना लगेगा? mg लगेगा और डाउनवर्ड्स लगेगा, क्योंकि उसको ये फोर्स कौन लगा रहा है? उस पे अर्थ लगा रहा है. इसलिए ये फोर्स बाकी सारे फोर्स के इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन वाइज और मैग्नीट्यूड दोनों वाइज. 5 kg की तरफ नीचे की तरफ सीधा लगेगा, टेंशन नहीं अपना. सो वेट बेसिकली सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए. बस एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा हर ऑब्जेक्ट का आपको वेट बनाना है. उसका डायरेक्शन कहां होगा? नीचे की तरफ. और वैल्यू कितना होगा? mg. वो किसी भी तरह से हो सकता है, ऑब्जेक्ट को रख दिए. अच्छा इसमें एक और चीज देखो. सपोज मैं आपको कहता हूं, suppose I tell you that this is the condition.
सपोज ऐसा करके एक ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऐसा करके एक ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है, ठीक है। इस तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूं सपोज 20 न्यूटन का। फोर्स कितना लगा रहा हूं मैं? 20 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। इसका वेट है सपोज 5 kg। इस पे अगर मैं सारे फोर्सेस ड्रॉ करूं, सारे फोर्सेस वेट ड्रॉ करूं, तो वेट जब ड्रॉ करेगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे? इस 5 kg पे कैसे ड्रॉ करेंगे? चुपचाप नीचे ड्रॉ कर देंगे 50, सिंपल। ये जो 20 न्यूटन है ये इस 5 kg को क्या करेगा? राइट साइड ढकेलेगा ना। ये इस 20 ये जो 20 न्यूटन है 5 kg को इट विल पुश इन दिस डायरेक्शन एंड वेट इज एक्टिंग इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर भी वो 2D का प्रिंसिपल्स अप्लाई होता है that the forces which act in horizontal direction has nothing to do with the forces which will act in vertical direction, and the forces which will act in vertical direction have nothing to do with the forces which will act in horizontal direction. They both are mutually perpendicular and independent. यही सिग्निफिकेंस है। वो यहाँ भी आ गया, बहुत सारे क्वेश्चंस में देखेंगे काम आएगा। तो ये एग्जांपल लेने का बस यही पर्पस आपको समझाना कि 20 न्यूटन का जो इफेक्ट आएगा इस 5 kg पे और 50 न्यूटन का जो इफेक्ट आएगा इस 5 kg पे, both will be independent. This 20 Newton will give it a horizontal acceleration and this 50 Newton desires to give it a vertical acceleration. Both are independent of each other. तो बेसिकली अपना वेट सिंपल था, वेट में ज्यादा कुछ है नहीं, बस हमेशा ध्यान रखना कि वो हमेशा परपेंडिकुलरली नीचे ही एक्ट करेगा, वो चाहे ऑब्जेक्ट कैसा भी दिख रहा हो। थोड़ा उटपटांग केस लेता हूं, देखो ऐसे करके अभी अगर ऑब्जेक्ट रहा लाइक दिस और इसका मैं बोल दिया 2 kg और इसका बोल दिया 5 kg, तो भी नीचे की तरफ 20 न्यूटन इसका एक्ट करेगा और इसका भी 50 न्यूटन ही एक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे करके सपोज मैं आपको बना दिया, यहाँ पे ऐसे करके है, एक धागा है यहाँ पे, नहीं एक धागा ऐसे करके है एंड हियर वन रॉड इज केप्ट लाइक दिस इज जस्ट अ थ्रेड और अ स्ट्रिंग व्हाटएवर यू से, एंड दिस इज अ मास, से अ रॉड ऑफ मास 2 kg, रॉड ऑफ मास 2 kg। सो व्हाट इज द वेट ऑफ द रॉड? 20 न्यूटन। डायरेक्शन कैसे बनाएंगे? नीचे की तरफ। 20 न्यूटन डायरेक्शन कैसे बनाएंगे? नीचे की तरफ। ध्यान रखना ऐसे केसेस में जनरली आप वेट को सेंटर में बनाना, यहां पे वेट मत बना देना। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहे ऐसा करके लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट रहे तो वेट जनरली कहां बनाना? सेंटर में बनाना, क्योंकि वेट जनरली सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, नहीं पढ़ा तो सुन लो। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सिमेट्रिक सेंटर होता है, मतलब एक बॉडी का बेसिकली सेंटर पे एक्ट करेगा वो वेट। बस ऐसा करके समझो अभी के लिए। वैल्यू कितना होगा सब कुछ क्लियर है, सबका वेट पार्ट क्लियर है। वेट बेसिकली हमने क्या सीखा, उस कब लगता है? हमेशा लगेगा जब भी ऑब्जेक्ट का मास रहेगा। तो डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड्स होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा? mg। बस इतना कुछ हमने सीखा अभी तक, ठीक है। वेट। अब हम बात करते हैं नॉर्मल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या पढ़ते हैं हम लोग? व्हेन डज इट एक्ट। तो नॉर्मल कब एक्ट करता है? whenever two surfaces are in contact. नॉर्मल कैसा फोर्स है? इट्स अ कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल कैसा फोर्स है? इट्स अ कांटेक्ट फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाथ है ना, ये हाथ से मैं इस बोर्ड को प्रेस कर रहा हूं, धकेल रहा हूं, तो मैं कौन सा फोर्स लगा रहा हूं इस बोर्ड पे? नॉर्मल फोर्स। वो जो पुश कर रहा हूं ना, उस पुश को टेक्निकली इट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, ठीक है। वो कब एक्ट करेगा? व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। So when I'm pressing this board, what are the two surfaces that are in contact? My hand and this board. These are the two surfaces which are in contact. Therefore, normal force is acting. So normal force will act when two surfaces are in contact, or when one surface and one point are in contact, or when 2 points are in contact. In all these situations, normal force will act. What do you mean by one surface and one point? For example, ये marker है ना, इससे मैं इस बोर्ड को ढकेल रहा हूं, सो इसको सरफेस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? पॉइंट। इसको हम क्या डिनोट कर सकते हैं? इसके जिससे जो मैं ढकेल रहा हूं उसको क्या डिनोट कर सकते हैं? पॉइंट से। बेसिकली अ पॉइंट, और इससे भी सरफेस को ढकेल रहा हूं, तो यहां पे भी नॉर्मल फोर्स लगाएगा कौन? मार्कर बोर्ड पे और बोर्ड मार्कर पे, दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल लगाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये सारे एग्जांपल में सपोज अर्थ वाज अट्रैक्टिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स ऑफ mg, so this particular body will also attract the earth with an equal amount of force, and what is that? mg. Why? This is basically called action reaction pair, जो आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको पता होगा कि कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है दूसरे को F फोर्स अप्लाई कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे, तो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहला ऑब्जेक्ट पे F फोर्स ही लगाएगा। दिस इज बेसिकली एक्शन रिएक्शन पेयर।
तो यह नॉर्मल जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, यहाँ एक्शन रिएक्शन पेयर विल वेरी वेरी प्रोमिनेंट। यहाँ पे उतना प्रोमिनेंट नहीं है वेट के केस में, क्योंकि हम अर्थ पे फोर्स डिनोट नहीं करते हैं, बॉडी पे डिनोट करते हैं, पर नॉर्मल केस में इट विल वेरी प्रोमिनेंट। तो टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, तो क्लियर है अपने को। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं, देखो। तो ये बेसिकली कब कब एग्जिस्ट करेगा नॉर्मल फोर्स? दो सरफेसेस या एक सरफेस एक पॉइंट या दो पॉइंट्स, इन तीनों ही केसेस में नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन व्हिच इज गिवन। सिचुएशन मतलब व्हाटएवर द क्वेश्चन इज गिवन, एज पर दैट द नॉर्मल फोर्स विल वेरी। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज उसका डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। डायरेक्शन क्या होगा? इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू अ ब्लॉक इज केप्ट, से फॉर एग्जांपल इसका मास है पुराना सपोज 2 केजी, 2 केजी का मास रखा हुआ है। अब आपको कॉमन सेंस समझ में आ रहा है कि अर्थ तो लगा रहा है इसके ऊपर 20 न्यूटन नीचे की तरफ, पर फिर भी ये रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि कोई फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रहा होगा। और हमने जस्ट अभी नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ा, इट्स अ कांटेक्ट फोर्स 2 केजी पे। ग्राउंड जो फोर्स लगाएगा वो कौन सा फोर्स लगाएगा? नॉर्मल फोर्स। डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्मल फोर्स किधर लगाएगा? ग्राउंड। 2 केजी को ऊपर की तरफ धकेल रहा है। देखो 2 केजी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है 20 न्यूटन से। इस 20 न्यूटन को ही काउंटरैक्ट कर रहा है कौन? नॉर्मल। किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ एग्जैक्टली। ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं 20 न्यूटन? इस सरफेस के परपेंडिकुलर है n, नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो एक्ट करेगा बिटवीन टू सरफेसेस, या टू सरफेसेस है। साथ ही साथ इट विल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस जो परपेंडिकुलरली एक्ट कर भी रहा है। ठीक है। और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज अब मैं मास नहीं दे रहा, मैं आपको बस बोल रहा हूं ए एंड बी। आप खुद से ड्रॉ करो ए एंड बी पे नॉर्मल फोर्सेस बिटवीन दीस सरफेसेस एंड दीस सरफेसेस। सरफेसेस मैंने दे दिए, आप ये दो सरफेस के यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो। आप क्या करो, ए को उठा लो और बी को अलग उठाओ, ऐसे करके। मैं बना दे रहा हूं ए और ये बी। तो ए पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ना, वो कौन लगेगा आपको डिसाइड करो। और यहाँ पे वेव उसका मतलब ऐसे करके लिख दो, एन या फिर n1, आप जो भी लिखना चाहते हैं वहां पे। फॉर दैट नॉर्मल व्हाटएवर यू वांट टू राइट, राइट। नॉर्मल को f करके मत लिख देना, f a b c d मत लिख देना, नॉर्मल को n लिखना। जैसे हम वेट को w लिखते हैं जनरल, f भी लिख सकते हैं, पर नॉर्मल को हमेशा n लिखना, n n1 n2 व्हाटएवर यू फील, n डैश n लिखना ताकि समझ में नॉर्मल फोर्स है वो। तो ये दो बना दो फटाक से। कितना होगा? मतलब कितना नहीं होगा, बस डायरेक्शन वाइज दिखा दो कहां कहां रहेगा। उसी तरह से 3 ले लिया, a b और c ग्राउंड पे ही रखा हुआ है। यहाँ पे बताओ नॉर्मल कैसा करके होगा, यहाँ पे दिखाना है नॉर्मल कैसा होगा। और ये मतलब बेसिकली यहाँ पे 3 सरफेसेस है, तीनों सरफेसेस पे आपको दिखाना है कि नॉर्मल कैसे करके एक्ट करेगा। ठीक है। फटाक से एक बार ट्राई करो, फिर बोर्ड की तरफ देखो। देखो पहले केस में बेसिकली ये सारे सरफेस वाले केसेस हैं, मतलब बेसिकली दो सरफेस मेरा कांटेक्ट में है। तो ए और बी यही पे बना दे रहा हूं। देखो ए पे इस सरफेस पे, ए के इस सरफेस पे नॉर्मल कौन लगा रहा है? ध्यान समझना, बी लगा रहा है। किस डायरेक्शन में? एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली ऊपर। मैं बोलता हूं ये नॉर्मल को n, मैं बोलता हूं ये नॉर्मल को n। अब जब बी ए पे n लगा रहा है तो ए बी पे भी n लगाएगा नीचे की तरफ, परपेंडिकुलरली और नीचे की तरफ। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होता है एक्शन रिएक्शन पेयर। न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, इक्वल रहना चाहिए। ये n और ये n इक्वल रहना चाहिए, इसको अलग अलग मत बनाना। ठीक है। तो ए बी पे जब n लगा रहा है, सॉरी बी ए पे पहले n लगा रहा है, तो ए बी पे भी नीचे की तरफ n लगाएगा। और ये सरफेस का जब बात करेंगे तो ये सरफेस पे बी पे फोर्स लगा रहा है ग्राउंड। ये फोर्स हम कितना बनाए? n1, इसको n मत बना देना। देखो बी पे ए लगा रहा है n, और ग्राउंड बी पे जो लगाएगा वो n हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दो अलग अलग सरफेस पे दो अलग अलग नॉर्मल रहेंगे, वो इक्वल भी हो सकते हैं और अलग भी रह सकते हैं, पर हम इक्वल नहीं लिखेंगे बाय डिफॉल्ट, हम अलग ही लिखेंगे। तो बी पे ग्राउंड जो लगा रहा है उसको n1 बोलेंगे। पर ये तो n क्यों है? क्लियर है ना? बिकॉज़ दिस इज व्हाई, बिकॉज़ दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आपको। अच्छा ग्राउंड पे क्या लगेगा? ग्राउंड पे कौन सा फोर्स लगेगा? n की n1। देख ग्राउंड बी पे लगा रहा है n1 ऊपर की तरफ, तो बी ग्राउंड पे लगाएगा नीचे की तरफ कितना? एग्जैक्टली n1। ये है सारा नॉर्मल फोर्सेस। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे n ले ले, यहाँ n1 ले ले, यहाँ n2 ले ले, यहाँ n3 ले ले, तो वैसा करेंगे तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। बिकॉज इन फ्यूचर ऑल वी आर गोइंग टू डू इन लॉज ऑफ मोशन इज विल राइट इक्वेशंस एंड विल सॉल्व द अननोन वेरिएबल्स। विल राइट द इक्वेशंस और वो अननोन वेरिएबल्स होंगे फोर्सेस, जैसे n1 n2 ये फोर्सेस आएंगे।
अगर आपने ढंग से नॉर्मल का नाम नहीं लिखा एन एन, सपोज एन n1 लिख दिया, तो आपके नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स होंगे दैट विल एक्सीड द नंबर ऑफ इक्वेशंस, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व देम. सो यू हैव टू राइट these forces very very carefully. जहां भी इक्वल है तो इक्वल लिखना, वरना आपका नंबर ऑफ जो इक्वेशंस है फर्दर आगे जो सॉल्व करने के लिए आएगा उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सो वहां फंस जाएंगे आप. therefore it's very important to write these forces very very carefully with their proper values. मतलब n है तो यहाँ n लिखना, ये छोटा सा चीज यहाँ फटाक से देख लो, फटाक से बनाना हूं मैं. अगर a है, b a पे ऊपर की तरफ लगाएगा n, b है तो b पे नीचे की तरफ लगा रहा है n, और मान लो c b पे लगा रहा है n1. C का बात करेंगे तो नीचे की तरफ लगेगा n1, जो B C पे लगा रहा है ग्राउंड लगाएगा मान लो n2. ग्राउंड का भी अगर बात कर लें तो ग्राउंड पे नीचे की तरफ लग जाएगा n2. ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हम लोग क्या सीखे, दो चीज सीखे. सबसे पहला सीखे कि एक्शन रिएक्शन पे ध्यान रखना है. दूसरा चीज कि जो भी फोर्स नॉर्मल लग रहा है देखो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है. काफी सिंपल है, यहाँ पे देखना कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही मैंने नॉर्मल लग रहा है सारे के सारे केसेस में, ध्यान से देखो. ठीक है, अब देखो मान लो ऐसे करके सरफेस बनाया हमने, ये एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी. मैं कह रहा हूं मैं यहां से धक्का दे रहा हूं, एफ फोर्स लगा रहा हूं ऐसे करके. अब यहां पे मैं आप ड्रॉ करके दिखाऊं नॉर्मल फोर्स कैसा होगा. देखो जाहिर सी बात है हर सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, ए पे वही है जो बी पे है, क्योंकि बी ए पे जितना लगाएगा ए बी पे उतना ही लगेगा, वैल्यूज वाइज तो बराबर रहेगा. पर डायरेक्शन वाइज यहां पे भी क्लियर था. डायरेक्शन कैसे करके होगा, सपोज मैं कहता हूं ये एंगल आप ले लो 30 डिग्री, तो ढंग से इससे बनाओ. सिर्फ आपको नॉर्मल फोर्स बना के दिखाना है, वेट वेट नहीं बनाना, अलग अलग. हम लोग एक ही बार जब खत्म कर लेंगे सारा फोर्सेस तो मैं एक ही बार आपको सारे फोर्सेस ड्रॉ करने बोलूंगा. बट फॉर नाउ जस्ट ड्रॉ द नॉर्मल फोर्सेस. एक बार ट्राई करो फटाक से आप, फिर मैं दिखा रहा हूं. आप एक बार खुद से ट्राई कर लो फिर बताता हूं. मैं सारा क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं एक ही बार में, फिर आप करना, मतलब फिर देख लेना सॉल्यूशन, एक बार मैं डिस्कस कर दूंगा सर. बनाते चलो. ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, इट्स ए हेमिस्फेरिकल कटोरा, इट्स ए हेमिस्फेरिकल बाउल. ठीक है, चलो इतना फटाक से बना लो और फिर बात करते हैं आगे. ये वाला बना लिया क्या. ए पे नॉर्मल किधर लगेगा, सिर्फ नॉर्मल बनाना है. ए पे कैसे करके लगेगा, ए पे जो नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस लगेगा, इसलिए ऐसे करके लगेगा, ध्यान रखना. ठीक है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये एंगल है कितना 30 डिग्री. ये भी एक क्वेश्चन ले लो. देखो ये एंगल कितना था 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री. ये हालांकि रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे को, पर मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि बाद में अपने को वैसे भी करना पड़ेगा, जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व भी करना पड़ेगा अपने को. इसलिए मैं ढंग से आपको इसका फिगर बना के समझा रहा हूं कि ये जो कांटेक्ट है ना इसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 अगर इसको रिजॉल्व करना रहा तो ये एंगल कितना था 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये 60 डिग्री. तो अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए कितना हो जाएगा बोलो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर चाहिए कितना हो जाएगा n cos 60 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा n sin 60 डिग्री. अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट रहे तो पड़ेगा ही 100%. इसलिए मैं यहां बता दिया आपको कैसे करके रिजॉल्व करने का है इफ रिक्वायर्ड. बट हालांकि बस ये ध्यान रखना परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, मेरे को सिखाना वही था. दूसरा अगर b का बात करेंगे इस पे कैसे लगेगा परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसे करके. ये भी n ही लिखना है, दोनों n होगा बिकॉज़ दे रिएक्शन रिएक्शन पेयर अगेन. ठीक है, अच्छा इस केस में देखो ध्यान से ऐसे करके अगर हम बनाएंगे तो ये 30. अब यहाँ पे ये कौन सा एंगल है कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल फिगर में ड्रॉ कर लो, सिंपल होगा. ये 30 तो ये 30, ये 30 और ये 60, मतलब ये एंगल आपका 60 डिग्री. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आप आराम से इसका निकाल सकते हैं. हॉरिजॉन्टल हो जाएगा n cos 60 और वर्टिकल हो जाएगा n sin 60. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फटाक से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा. अच्छा यहाँ पे कैसे करके बनाएंगे, ये कौन सा एग्जांपल है, टू सरफेसेस का मैं यहाँ तक खत्म कर दिया मैंने. अब बोल रहा हूँ एक सरफेस और एक पॉइंट दे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी एक सरफेस और एक पॉइंट रहे तो कैसे नॉर्मल बनाएंगे, ऐसा. कैसे बनाएंगे, ऐसा नहीं, ये गलत है. ऐसे करके मत बनाना. नॉर्मल फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. नॉर्मल फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस.
क्यों? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब ये पॉइंट हो गया ना, ये पॉइंट हो गया और एक सरफेस हो गया, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हमेशा। यहां पर भी कैसे होगा, ऐसे करके, ये जो सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, n2, दोनों n1 n और n मत लिख देना, दोनों डिफरेंट है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ग्राउंड इस पॉइंट पे n1 लगा रहा है, ग्राउंड सॉरी ये जो फ्लो, ये जो बॉल है, बॉल इस पे n2 लगा रहा है, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। यहां पे देखो, यहां नॉर्मल लगेगा कहां पे, ये तो मेरा एक थ्रेड है, थ्रेड बोलो स्ट्रिंग बोलो, स्ट्रिंग लेट अस कॉल इट स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग है ये, ऐसे करके मैंने टाई कर दिया यहां पे। यहां नॉर्मल कहां लग रहा है, यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, नॉर्मल यहां लगेगा, यहां नॉर्मल मत लगा देना। स्ट्रिंग के केस में दूसरा फोर्सेस लगता है जो बाद में पढ़ेंगे। नॉर्मल फोर्स सिर्फ रिजिड बॉडीज के बीच में नॉर्मल फोर्स लगाना। अगर धागा बांध के लटका दिया किसी चीज को, सपोज एक मार्कर को मैं धागा बांध के ऐसे करके लटका दिया, तो ऐसा बोलना सर ये तो नॉर्मल फोर्स ही है, क्योंकि स्ट्रिंग का जो सरफेस है वो इस पे नॉर्मली ऊपर की तरफ खींच रहा है, नहीं, वो दूसरा फोर्सेस हो गया। स्ट्रिंग रिजिड बॉडी नहीं है, वो ऐसे हिल सकता है। रिजिड बॉडीज के केस में हम क्या डिफाइन करेंगे, नॉर्मल फोर्सेस। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स डिफाइन, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ मत कर देना, यहाँ कुछ और फोर्स रहेगा स्ट्रिंग के केस में, इसको टेंशन बोलेंगे आगे। फिलहाल देखो यहाँ पे बस ये एक पॉइंट है और ये एक सरफेस है, कैसा लगेगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक ही नॉर्मल है, एक ही एम, खत्म। यहाँ देखो फटाक से, ये मेरा एक स्फीयर था, ये मेरा क्या है, एक स्फीयर, कैसे करके एक्ट करेगा नॉर्मल, अच्छा कितना पॉइंट्स पे एक्ट करेगा, 2 पॉइंट्स पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो अगर हम सिर्फ स्फीयर के लिए बना रहे हैं, सिर्फ स्फीयर के लिए अगर बनाएंगे तो कैसा एक्ट करेगा, देखो जो नॉर्मल होगा यहाँ पे ऐसे करके एक्ट करेगा, मान लो n1, बी पे कैसे एक्ट करेगा, n2। ये दो का व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ n1 एंड n2? द स्पेशलिटी ऑफ n1 एंड n2 इज दैट इट passes through the center of the sphere. It will pass through the center of the sphere. Why? Because this normal is perpendicular to this surface. ये जो सरफेस है परपेंडिकुलर हो गया ना, और ये सरफेस क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, ये सरफेस क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। So therefore when I draw perpendicular it must pass through the center. Therefore n1 and n2 must pass through the center of the sphere. This is very important point. And these are the two normals which will act on the sphere. And in contrast, if I draw the normals on this wedge, मैं एक ही में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक ही में ड्रॉ, हालांकि इसको अलग-अलग देखो ऐसे करके, इस वेज पे अगर बनाएंगे तो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में उल्टा बनाएंगे, क्या चीज, ये n1, देखो वेज स्फीयर पे n1 लगा रहा है, तो ये स्फीयर वेज के इस पॉइंट पे n1 ऑपोजिट लगाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर है ये, एक्शन रिएक्शन पेयर अलग-अलग बॉडीज पे एक्ट करता है, ठीक है। तो ये इस पे n1 लगाएगा, तो ये इस पे इस तरफ n1 लगाएगा। उसी तरह से वेज पे स्फीयर का ध्यान मत दो, वेज पे ध्यान दो, ये लगा रहा है n2, क्यों, क्योंकि वेज इस पे लगा रहा था n2। हम हमेशा एक बॉडी पे कौन सा फोर्स ड्रॉ करते हैं, जो वो लगाता है या जो वो खाता है, हम वही फोर्स उस बॉडी में बनाते हैं जो वो ऑब्जेक्ट खाता है, मतलब उस पे जो फोर्सेस लगते हैं वो ड्रॉ करते हैं हम उस बॉडी पे। वो जो फोर्स लगा रहा है दूसरे बॉडी पे वो हम ड्रॉ नहीं करते। अगर आपको मेरा फ्री मतलब अगर आपको मेरे पे फोर्सेस ड्रॉ करना है तो मैं जो फोर्सेस लगा रहा हूं वो ड्रॉ नहीं करना है, मेरे पे जो फोर्सेस लगेगा वो ड्रॉ करना है। मतलब अब अगर सपोज आपको मैं बोला वेज का डायग्राम बनाओ, मतलब वेज पे जो फोर्सेस लग रहा है वो बनाओ, तो अब ऐसा करके मत बनाना है, देखो कैसा करके नहीं बनाना है वो बता रहा हूं, ऐसा करके नहीं बनाना है, ऐसा नहीं कि यहां वेज बना दिया ऐसे करके मस्त और ये बना दिया ऐसे करके, ये कौन सा फोर्स है, n1 और ये n2, ये गलत है, क्योंकि ये n1 और n2 फोर्सेस वेज लगा रहा है, आपको वेज जो लगा रहा है वो ड्रॉ नहीं करना है, वेज पे जो लग रहा है वो ड्रॉ करना है। तो वेज पे लग रहा है n1 और n2, तो ये गलत फिगर है, ये गलत है, रियलिटी में ऐसा करके आया n1 और n2, जो वेज खा रहा है वो ड्रॉ करना है आपको, वेज पे जो लग रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर डायग्राम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द, हमेशा फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहां देखो फटाक से, यहां पे ये मान लो A और ये मान लो B, खैर बाउल का टेंशन मत लो आप, बाउल मतलब कटोरा, तो इस पे A पे फोर्स कहां एक्ट करेगा नॉर्मल, ऐसा करके ये N, और अच्छा A पे वेट की तरह एक्ट करेगा, मैं जैसे पूछ रहा हूं A पे वेट की तरह एक्ट करेगा परपेंडिकुलरली नीचे, ध्यान रखना, मास ऑफ A इनटू G, ठीक है। और नॉर्मल यहां से पास करेगा उस चीज का गारंटी एकदम अच्छे समझो, क्यों, क्योंकि ये जो टेंजेंट है बेसिकली ये क्या है, एक सरफेस, बेसिकली दो सरफेस ही हो गया यार, क्या हो गया, दो सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है ना, तो हम यहाँ पे ये जो सरफेस पे जो लग रहा है वो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। सरफेस कैसा है, ऐसे, इट इज अ टेंजेंट टू दिस बाउल, देयरफॉर द नॉर्मल व्हिच विल एक्ट इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर, ऐसा है, ठीक है।
मतलब अगर यहाँ पर रहता तो नॉर्मल कैसा होता, ऐसा सेंटर से पास करेगा, यहाँ पे होता तो कैसा रहता, ऐसा। इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर एट ऑल कॉस्ट्स ओनली फॉर ए हेमिस्फीयर, ठीक है। हाँ, उसी तरह से सपोज इसको मैं अगर उल्टा कर देता, सपोज मतलब ऐसा करके अगर हेमिस्फीयर होता हूं, और सपोज ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है तो ब्लॉक पे नॉर्मल ऐसा लगेगा पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर ब्लॉक यहाँ पे आ गया तो कैसा लगेगा, ऐसा। अगेन ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर लगेगा ना इस सरफेस के, ठीक है ना। यहां पे देखो ए पे नॉर्मल किधर लगेगा ए पे नॉर्मल किधर लगेगा, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ऐसे मान लो n। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब अगर मैं देखो मैं सेपरेट करके नहीं बना रहा, आपको गड़बड़ाना नहीं, ए पे मैं सेपरेट करके दिखाता हूं आपको। आपको एक्चुअली में जब डायग्राम बनाना रहेगा ऐसे करके बनाना, ए को अलग करके, इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है और इसका वेट ले लो ऐसे mg ma into g। अब इस वेज का अगर बात करेंगे तो वेज पे नॉर्मल किधर लग रहा है, वेज पे नॉर्मल किधर लग रहा है, ये जो ब्लॉक है वेज, इसको वेज बोलते हैं, वेज बोलते हैं या फिर इंक्लाइन प्लेन, कुछ भी बोल सकते हैं, वेज या इंक्लाइन प्लेन। इसको इंक्लाइन प्लेन या वेज मत बोलते, इसको ब्लॉक्स बोलते हैं। इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है, कौन लगा रहा है, वेज, ऐसे। तो ये वेज पे किधर लगाएगा, ऐसे ऑपोजिट, और वो दिख भी रहा है लॉजिकली, ए पुश करेगा इस वेज को परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यही नॉर्मल फोर्स है, परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। ये एंगल मान लो 30 डिग्री, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रिजॉल्व करना आपको ढंग से आना चाहिए। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, देख लो ठीक से, 30 डिग्री। ये बेस बनाया नहीं, डॉटेड लाइन बनाया मैंने, ये 30 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। फटाक से रिजॉल्व कर लेंगे जैसे भी चाहिए आपको। जनरली हम इंक्लाइन प्लेन के केसेस में अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन करते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल में पढ़ाए थे, बिल्कुल वैसे ही करते हैं, ठीक है। खैर वो तो आगे हम देखेंगे, अभी बस इतना ही हमको ड्रॉ करना, नॉर्मल फोर्स बस ड्रॉ करके सिखा देना था आपको। तो ये सारे केसेस में नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करना ढंग से आ गया आपको। सरफेस में कैसे नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करेंगे, डायरेक्शन क्या होगा नॉर्मल फोर्स का, क्लियर है। हमेशा नॉर्मल फोर्स ढकेलेगा, इट इज अ पुशिंग फोर्स, देयरफॉर परपेंडिकुलर टू द सरफेस में देखो ढकेल रहा है, इस रॉड को ढकेल रहा है ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल फोर्स, इस चीज का ध्यान रखना बस। मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, कब लगता है, व्हेनेवर टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट और वन पॉइंट और n1 सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, जैसे कि हम देखें यहाँ पे when two points are in contact like here, यहाँ पे अगर मैं इसके बदले एक सपोज ऐसे करके रख देता, यहाँ तो मैंने क्यूब रखा, अगर मैं ऐसे करके रख देता एक स्फीयर, तो क्या हो जाता है, एक पॉइंट और एक पॉइंट, दोनों का ही पॉइंट है, सरफेस है, पॉइंट के केस में जब दो पॉइंट्स रहे तो पॉइंट्स के केस में वहां पे एक ड्रॉ करना ऐसे करके टेंजेंट, जो दो पॉइंट्स है ना, मान लो ऐसा करके रखा हुआ है, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों सरफेस पे, और नॉर्मल ऐसा लगेगा परपेंडिकुलर टू दिस। दो पॉइंट्स रखा रहे तो, हालांकि बहुत रेयरली 0.1% क्वेश्चन कभी पूछ सकता है ऐसा, पर ध्यान रखना अगर पूछ दिया तो कॉमन सेंस से ड्रॉ कर सकते हैं आप। वो दो सरफेसेस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, सिंपल। So this was all about normal forces. Whatever forces we are studying, three things we are studying, always keep in mind. First, when will it act? What is the magnitude of that force? In which direction will it act? So these are the three things. ठीक है, चलो। तो ये अपना क्या हो गया, ग्रेविटी क्लियर हो गया, नॉर्मल क्लियर हो गया। अब हम फटाक से बात करते हैं एक और फोर्स का, इसको हम कहते हैं टेंशन। क्या कहते हैं, टेंशन। तो सबसे पहला चीज टेंशन का जब हम बात करेंगे, सबसे पहला चीज क्या बात करेंगे, टेंशन। बिकॉज देखो नॉर्मल फोर्स और वेट अपने को पता था, हमने बचपन से पढ़ते आए, टेंशन के बारे में आपने उतना नहीं पढ़ा होगा, देयरफॉर टेंशन का डेफिनेशन देना जरूरी है। तो इसलिए टेंशन के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, टेंशन, ठीक है। देखो सपोज फॉर एग्जांपल एक रस्सी है, क्या है, एक रस्सी। आपने रस्सी को जब सपोज रस्सी को कभी हम खींचते हैं तो उसमें क्या डेवलप होता है, एक तरह का खिंचाव डेवलप होता है जो हम महसूस कर सकते हैं। Whenever you pull a rope or a string, some force develop in it, some internal force develop in it. That force is called tension. Say for example, I tell you, कैसे समझाऊं, कोई भी चीज को आप खींचो, सपोज ये मार्कर है, इसको मैं खींच रहा हूं, इसके अंदर कुछ फोर्सेस डेवलप होंगे कि नहीं होंगे। अगर मैं इसको प्यार से छोड़ दूं ऐसे करके तो कोई दिक्कत नहीं है, इज वेरी, मार्कर इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। बट इफ आई स्टार्ट पुलिंग द मार्कर फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस विद एन इक्वल फोर्स, फॉर एग्जांपल ऐसे करके मेरा हाथ उस तरफ कोई खींच रहा है, इस तरफ एक दूसरा आदमी खींच रहा है, सपोज 10 न्यूटन से, दोनों साइड इधर भी 10 न्यूटन से खींच रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन से खींच रहा है। आई एम कंफर्टेबल, व्हाई,
नेट फोर्स ऑन मी इज एनी हाउ 0, 10 न्यूटन उधर खींच रहा है, 10 न्यूटन इधर खींच रहा है, अपने को कोई टेंशन नहीं है, फोर्स भी छोटा सा है, नेट फोर्स इज 0, बट am I feeling some sort of stress within me? Yes. Why? Because यहाँ पे कुछ fibers है, some tissues are there, some ligaments are here. जब हाथ उधर खींच रहे हैं, so what does these things try to pull it back, to keep in normal forces? Because these forces are deforming forces which are trying to deform my shape. There are some internal restoring forces which develop in my body. These internal restoring forces which develop in the body are known as tension. अगर आप एक रस्सी, अगर आप मेरे को छोड़ दोगे आप, तो मेरे में कोई टेंशन नहीं, मेरे कोई दिक्कत ही नहीं, but if both the people start pulling me from different directions, then in order that my shape doesn't get deformed, there are some tissues, some fibers within my body जो restoring force develop करेगा, इसी restoring force कहते हैं टेंशन। ये भी हर चीज में होता है, आप स्ट्रिंग को खींचो, रॉड को खींचो, उस सब में क्या होता है, टेंशन। अपने को जब भी टेंशन का बात करेंगे तो बेसिकली अपने सिलेबस के हिसाब से कब डेवलप होगा, सब एक सबसे पहले होता क्या है, इट्स अ रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड विद इन द बॉडी, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड विद इन द बॉडी। कब डेवलप होता है, व्हेन देयर आर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस। अपने कॉपी पूरा लिख लेना, मैं बस मेन चीज लिखूंगा, इट्स अ रीस्टोरिंग फोर्स। अपने सिलेबस के हिसाब से दो ही चीज हम पढ़ेंगे, एक स्ट्रिंग में और एक रॉड्स में, ये दो चीज में होता है, स्ट्रिंग को थ्रेड बोल लो या रोप भी बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं, ये सारे केसेस में ही हम टेंशन पढ़ेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से, स्ट्रिंग और रॉड्स, इसमें टेंशन का हम बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको क्या बता रहा था, सपोज हियर इज अ पर्सन, इसको इस तरफ मैं खींच रहा हूं विद अ फोर्स ऑफ से 100 न्यूटन, विद अ फोर्स ऑफ से 100 न्यूटन, क्या होगा इसका, मान लो झेल लेता है, बोलता है ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा सर, इट्स ओके, 1000 न्यूटन कर दिया, तो भी क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं। मान लो 10,000 न्यूटन कर दिया, अगर 10,000 न्यूटन कर दिया, जब 1000 न्यूटन था, जब 1000 न्यूटन था, ठीक है ना, देखो इसका ये हाथ रेस्ट पे है कि नहीं, ये हाथ इसका रेस्ट पे है ना, भाग नहीं रहा है, इसका मतलब अगर ये क्या बोले इसको, लेफ्ट आर्म, ये राइट आर्म का बात करते हैं, लेफ्ट आर्म का जब बात करते हैं, ध्यान से देखो, लेफ्ट आर्म पे इधर खींच रहा था 1000 न्यूटन से, ये भाग क्यों नहीं रहा है लेफ्ट आर्म, इसका मतलब इधर कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा ना लेफ्ट आर्म पे, लेफ्ट आर्म में फोर्स लगा रहा हूं 1000 न्यूटन, भाग रहेगा लेफ्ट आर्म अंदर खुल के, डिटैच ऐसे खींचा भाग गया लेफ्ट आर्म अंदर, ऐसा नहीं हुआ ना। इसका क्या मतलब है, लेफ्ट आर्म पे इस तरफ तो फोर्स लग रहा होगा ना, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंशन, एक तरह से बोल सकते हैं आप। ऑफ कोर्स हम सिर्फ स्ट्रिंग और रॉड्स की डिफाइन करेंगे, बट समझाने के लिए बता रहा हूं, एक तरह का टेंशन डेवलप होता है इसमें इस तरफ, ठीक है, और राइट आर्म में भी इस तरफ एक डेवलप होगा, ये सब इंटरनल फोर्स है, क्यों, क्योंकि आदमी के अंदर डेवलप हो रहा है, आदमी के अंदर डेवलप हो रहा है, तो टेंशन कहां डेवलप होता है, स्ट्रिंग के बाहर की स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर डेवलप होगा, ध्यान रखना, टेंशन बाहर से टेंशन नहीं लगाता, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप होता है। ये 100 न्यूटन बाहर से लगा रहा है, ये 1000 न्यूटन बाहर से लगा रहे हैं, पर टेंशन अंदर डेवलप होगा। खैर टेंशन किधर लगेगा, राइट आर्म अगर हम बात करेंगे, देखो इधर खींच रहे हैं हम एक फोर्स से, टेंशन इधर डेवलप होगा, यहां खींच रहे हैं 1000, टेंशन इधर डेवलप होगा। अब आप बोलेंगे सर नेट फोर्स तो 0 है, इधर 1000 इधर 1000, तो आदमी को दर्द नहीं होना चाहिए, पर क्यों होता है, क्योंकि टेंशन डेवलप होता है, और उस टेंशन का एक लिमिट भी होता है, ऐसा नहीं कि आप 10,000 न्यूटन लगा दिए, अगर ज्यादा लगा दिए तो टेंशन उतना बॉडी नहीं दे पाएगा ना, बॉडी कुछ फाइबर है, सब टिश्यू, सब लिगामेंट्स है, उतना झेल पाएगा तभी तो उतना टेंशन लगेगा, वरना ब्रेक कर जाएगा। अगर आप रस्सी को खींचेंगे तो टेंशन देगा आपको, टेंशन रहेगा उस रस्सी में। फॉर एग्जांपल एक रोप है, मैं इसको टान रहा हूं इधर 100 न्यूटन से, एंड आई एम पुलिंग दिस रोप हियर आल्सो विद 100 न्यूटन, सो एट ऑल द पॉइंट्स इन द रोप देयर विल बी टेंशन। इसका तो डिटेल में बताऊंगा बाद में आपको, आई एम जस्ट टेलिंग यू सम बेसिक पॉइंट्स। सो इफ आई पुल द रोप इन बोथ द डायरेक्शंस, 100 न्यूटन हियर, 100 न्यूटन हियर, एट ऑल द पॉइंट्स व्हाट इज डेवलप्ड, टेंशन। व्हाई, क्योंकि डिफॉर्म करना चाह रहा है इस रोप को, सो अंदर हर एक पॉइंट पे क्या डेवलप होगा, रीस्टोरिंग, व्हिच अपोज दैट फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। तो बेसिकली ये तो पूरा कहानी हो गया टेंशन का, ये पूरा कहानी हो गया, काम का बात देख फटाक से। तो बेसिकली टेंशन क्या है, क्लियर है, व्हेन डज इट एक्ट, क्लियर है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल देख लो, मैग्नीट्यूड का बात कर लेते हैं ऑफ कोर्स। सो बेसिक कहानी क्लियर है कि क्या होता है, व्हेन डज इट एक्ट, व्हेन देयर विल बी केस ऑफ स्ट्रिंग एंड रॉड्स ओनली एंड इट इज इन स्ट्रेचिंग कंडीशन। अगर खिंचाव रहता है तो कॉमन सेंस का बात है, आप धागा लगा के किसी चीज को ढकेल नहीं सकते, आप किसी चीज को खींच सकते हैं, जब भी खिंचाव रहेगा there will be a tension force 100% sure in the case of strings and rods only. Secondly, suppose I am telling this is a 2 kg block which is hung from this string, 2 kg block is hung from this string. Now what is the weight of this, 20 newton, I am taking GS 10, so what is the weight of this, 20 newton. Now you only tell me
हाउ मच शुड बी द फोर्स व्हिच द स्ट्रिंग विल प्रोवाइड टू दिस 2 kg? हाउ मच? ऐसे देखिए बोलो कॉमन सेंस से, स्ट्रिंग इस 2 kg को कितना देगा? ये 2 kg रेस्ट पे रहे 20 न्यूटन देगा ना यार ऊपर की तरफ। इसका मास 2 kg है, मतलब इसका वेट खुद का है 20 न्यूटन, मतलब ये 20 न्यूटन से नीचे जाना चाह रहा है पर जा तो नहीं पा रहा। कौन रोक रहा है? स्ट्रिंग। कितना फोर्स है? 20 न्यूटन से एग्जैक्टली। तो ऐसा करके अब मान लो यही 2 के बदले 4 रहता तो आपका यहाँ पे वैल्यू आया था 40 न्यूटन। ये कहने का क्या मतलब है? ये कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिंग फोर्स जस्ट लाइक नॉर्मल फोर्स भी द मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन। हियर आल्सो सिमिलरली स्ट्रिंग फोर्स का जो वैल्यू होगा it is not defined as a formula like in weight mg. It will also depend on different situations. सिचुएशन के हिसाब से उसका वैल्यू डिफरेंट आ सकता है। तो खैर वैल्यू का बात हो गया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज डायरेक्शन ऑफ टेंशन। एकदम अच्छे से रट्टा मार लो। डायरेक्शन होगा इट एक्ट्स along the string, it acts along the string and away from the body. It acts along the string and away from the body. This is the direction of tension force. क्या है direction? Along the string, away from the body. Why? Because it wants to pull the body. Body से away क्यों लगता है? Because it wants to pull the body. Like for example, I tell you, ये वाला सिंपल सा, अभी तो ऑफ कोर्स 2-3 एग्जांपल में करके आपको डायरेक्शन ढंग से समझाएंगे। देख ध्यान से। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ 2 kg मैंने लटका दिया ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट पे एक और चीज ध्यान दो, ये पहला पॉइंट है डायरेक्शन। इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। सेकंड इज टेंशन इज डिफाइंड एट अ पॉइंट। टेंशन इज डिफाइंड एट अ पॉइंट। क्लियर? टेंशन कहां पे डिफाइन करते हैं? एक पॉइंट पे। बोलेंगे आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द टेंशन एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द टेंशन एट दिस पॉइंट। और अगर आपसे पूछा फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसका मतलब उस स्ट्रिंग के सारे पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, तभी वैसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अदरवाइज ऐसा टेंशन इज ऑलवेज डिफाइंड एट वन स्पेसिफिक पॉइंट। और अगर क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, आपको समझ आना है कि स्ट्रिंग के सारे पॉइंट पे टेंशन सेम ही है, इसलिए पूछ दिया व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अपने को टेंशन नहीं लेना उस केस में। पर यहाँ पे इन जनरल टेंशन इज ऑलवेज डिफाइंड एट अ पॉइंट। सो मैं इस पॉइंट का बात कर रहा हूँ ए, और सपोज इस पॉइंट का बात करूंगा बाद में भी। सपोज पॉइंट ए का बात कर रहा हूँ, आप मेरे को बताओ पॉइंट ए पे टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो बात का बात, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो देख लेंगे। पहले डायरेक्शन बोलो, इस ए पे टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? सो इस ए पे टेंशन का डायरेक्शन वो होगा अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। 2 kg को खींचेगा ऊपर की तरफ, इसीलिए रोप अपने पे टेंशन मत, रोप पे ही टेंशन मत बना देना। ऑफ कोर्स रोप पे भी टेंशन लगेगा, but it always tension at a point will always act in such a way so as to pull the body. तो सबसे पहले तो इसको ढंग से हम एनालाइज करते हैं। सपोज 2 kg का हम बात करते हैं, ठीक है, इसका बात करते हैं 2 kg का। तो 2 kg पे नीचे की तरफ वेट कितना लग रहा है? 20। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसको मैंने नाम दिया है 2 kg पे, मतलब किधर लगाएगा टेंशन? ऊपर की तरफ, ऐसा T। It will always act away from the body along the string. B पे टेंशन का बात करें तो along the string away from the wall, वैल्यू हो जाएगा T। इधर भी T और इधर भी T। मैं आपको कुछ और एग्जांपल समझाता हूं। देखो सपोज अभी तो एक ही लिया था, सपोज 2 ले लिए ऐसा करके, ठीक है। ये ब्लॉक है A और ये ब्लॉक है B। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। देखो ये ब्लॉक है A और ये ब्लॉक है B। मान लो यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2। ऑफ कोर्स अगर डिफरेंट थ्रेड्स रहेगा तो द वैल्यू ऑफ टेंशन कैन आल्सो बी डिफरेंट, will be different. It may be same but it may not be same also, so therefore we always take for different strings T1 and T2, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? so as to pull this B ऊपर की तरफ, ठीक है। B को खींचेगा अपने ऊपर की तरफ, तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? A पे टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? A पे नीचे की तरफ, ऐसा करके। अब कंफ्यूज होता है सर एक ही स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन का डायरेक्शन कैसे है? एक ही स्ट्रिंग में टेंशन का ऐसे डायरेक्शन हो सकता है, क्यों? बिकॉज टेंशन इज डिफाइंड एट अ पॉइंट, और हर एक पॉइंट पर टेंशन का डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस बॉडी के ऊपर टेंशन को एनालाइज करना चाह रहे हैं। जिस बॉडी के ऊपर टेंशन के फोर्स को एनालाइज करना चाह रहा है उस बॉडी से अवे जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब बी पे टेंशन एनालाइज करना चाह रहे थे तो टेंशन ऐसे बनाए थे T1। जब ए पे टेंशन को एनालाइज करेंगे ये वाले स्ट्रिंग का टेंशन तो नीचे की तरफ बनाएंगे T1।
जब इस स्ट्रिंग के टेंशन को ए पे एनालाइज करेंगे तो ऊपर की तरफ बनाएंगे T2, क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी जाएगा, खींचेगा इस ए को। पर ये स्ट्रिंग का काम है ए को खींचना नीचे, ऊपर वाले स्ट्रिंग का काम है ए को खींचना ऊपर। ऐसा करके टेंशन ड्रॉ करना ढंग से। वॉल पे अगर टेंशन का बात कर लेंगे तो नीचे की तरफ होगा T2। समझ में आ रहा है ना? तो बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी सो एज टू पुल द बॉडी, एंड ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ही अलोंग एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन, और अवे फ्रॉम द बॉडी एक्ट करेगा। ठीक है ना? आप अपने प्रैक्टिस के लिए बस चाहो तो ये बना लो, चाहो तो इसके लिए भी बना लो। सपोज सी का बात करें, अच्छा आप खुद से सारा नेमिंग करके इस तरह ढंग से बनाओ, खुद से नेमिंग करके ए बी और सी खुद से नेमिंग करके चलो फटाक से बनाओ। तो मैं मानता हूं ये टेंशन T1, ये टेंशन T2, ये टेंशन T3, तो ऊपर की तरफ लगेगा T1, बी पे नीचे की तरफ लगेगा T1, ऊपर की तरफ मान लो T2, ए पे नीचे की तरफ T2 और ऊपर की तरफ T3, ऊपर की तरफ T3। वॉल का अगर बात कर लें तो नीचे की तरफ T3। कोई पूछ सकता है व्हाट इज द टेंशन बाय द थ्रेड ऑन द वॉल, तो क्या निकालना होगा आपको? T3। तो इसे ध्यान रखना अवे फ्रॉम द बॉडी, और बिल्कुल टेंशन में बताना सर एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग में यहाँ पे ऐसा टेंशन और एक ही स्ट्रिंग में यहाँ पे ऐसा टेंशन कैसे हो सकता है? वो हो सकता है। व्हाई? बिकॉज़ टेंशन इज डिफाइंड एट अ पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए टेंशन डिफाइंड, स्ट्रिंग के लिए टेंशन डिफाइन नहीं करते हम लोग। अगर क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो क्या समझना है आपको? स्ट्रिंग के सारे पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, इसीलिए वैसा पूछ रहा है। बट इन जनरल टेंशन इज ऑलवेज डिफाइंड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, देयरफॉर हर एक पॉइंट पे तो टेंशन डिपेंड हो ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करके टेंशन का डायरेक्शन है। और कुछ भी एग्जांपल ले लो ताकि आपको टेंशन में क्लैरिटी है। देखो सपोज ऐसा करके मैं टांग दिया, यहाँ पे फिक्स है, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग को ग्राउंड पे बांध दिया मैं, यहाँ पे मास m लटका हुआ है। फटाक से बोलो कि टेंशन का डायरेक्शन इस m पे क्या होगा? टेंशन का डायरेक्शन इस m पे क्या होगा? अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, ऐसा करके खींचेगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पुली पे, अगर पुली का बात करेंगे, ऐसा करके पुली है तो पुली पे किधर एक्ट करेगा टेंशन? देखो ऐसे करके, ये एंगल का ध्यान रखना, ये एंगल मान लो 30 डिग्री, ये एंगल मान लो 30 डिग्री, तो ये समझ रहे हो ना? ऐसा करके ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री, तो ये टेंशन ऐसा एक्ट करेगा। पुली पे भी, ये पुली है बेसिकली, ये क्या है? पुली। पुली समझता है तुम लोग? वो गांव घर में तुम लोग, अगर गांव में तो पता नहीं होगा, तो पुली समझता होगा ना? ऐसे करके वो गोल चक्का रहता है, ऐसे करके चक्का रहता है, और ऐसा करके रस्सी रहता है, कोई आदमी पकड़ के चाहे तो खींच सकता है पानी, बाल्टी का पानी निकालने के लिए, है ना? पानी निकालते हैं ऐसा करके गांव घर में, ये खींचते हैं, इसमें कुआं ऐसा नहीं रहता, नीचे रहता है, ऐसा करके डुबाते हैं उसमें और ऐसा करके पानी निकालते हैं। ये पुली, वो वाला पुली, ठीक है? पढ़ाई होगा तुम लोग, एटलीस्ट आईसीएसई में तो था। एनीवे मैं बात करते कि बेसिकली क्या है? पुली में बताना ही भूल गया आपको। तो यहाँ पे जो टेंशन का फोर्स होगा पुली पे, पुली को खींचेगा। टेंशन हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है, ढकेल नहीं सकता, नॉर्मल ढकेलता है, टेंशन खींचता है, तो पुली को खींचेगा इस तरह। और यहाँ पे पुली का, यहाँ पे पुली पे भी टेंशन लगेगा इस तरह, ये ध्यान रखना, दोनों तरफ ही टेंशन लगता है पुली पे, दोनों तरफ ही पुली पे टेंशन लगेगा, यहाँ भी टेंशन लगेगा और यहाँ भी टेंशन लगेगा। वो खींचेगा ना, ये देखो ना, खींच रहा है पुली को दोनों साइड ऐसे करके। और चूंकि स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं, नॉर्मल मत बनाना, वो टेंशन होगा, इधर टेंशन और ऐसे करके टेंशन। व्हाई ऐसे करके क्यों बना दिया? अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन एक्ट करता है, अलोंग द स्ट्रिंग और अवे फ्रॉम द बॉडी। और अगर m का बात करते हैं हम, अगर हम m का बात करते तो टेंशन ऐसे करके बनाएंगे। क्लियर है ना? अब बाकी टेंशन का और बहुत सारे एग्जांपल हम लोग बाद में करेंगे, पर अपना फिलहाल डायरेक्शन क्लियर है अपने को। मैग्नीट्यूड विल डिपेंड ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, इट विल वेरी एंड इट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। सो दिस ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ अपने को पढ़ना है टेंशन इन स्ट्रिंग्स एंड रॉड्स। तो स्ट्रिंग का थोड़ा बात करते हैं, देखो इसका बात करते हैं स्ट्रिंग्स का। देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स, एक को कहते हैं मासलेस और दूसरे को कहते हैं स्ट्रिंग विथ मास। पहला स्ट्रिंग क्या है? मासलेस। मासलेस मतलब उस स्ट्रिंग का मास नहीं है। रियल लाइफ में आप कोई भी अगर स्ट्रिंग देखेंगे, रियल लाइफ में आप दिखाता हूं, देख मान लो ये एक स्ट्रिंग है, ये क्या है? स्ट्रिंग है, इसका कुछ मास है कि नहीं? इसका मास है। तो रियल लाइफ में कोई भी स्ट्रिंग देखोगे उसका मास रहता है, पर हम जब एनएलएम पढ़ेंगे तो कई सारे ऐसे केसेस रहेंगे जिसमें हम स्ट्रिंग को क्या ट्रीट करते हैं? मासलेस है। स्ट्रिंग मासलेस है, उसका मतलब उसका कोई मास, 0 kg कोई मास नहीं है उसका।
इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है जो मैं आगे बताऊंगा आपको, पर फिलहाल आप मास लेस का मतलब क्या समझ लो, 0 kg मास है ही। इसका इसका देखो क्या इंप्लीकेशन है, मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। मास लेस स्ट्रिंग क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली, मास लेस स्ट्रिंग। तो देखो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, देखो पहला केस मास लेस, कई सारे प्रॉब्लम्स में 50-60% 90% प्रॉब्लम मास लेस से दिया रहता है, इसलिए देखो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। मान लो, ध्यान से देखना, समझने का चीज है, 2 kg का ये एक वेट लटका हुआ है, मैं 3 पॉइंट लेता हूं इस स्ट्रिंग पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, मैंने 3 पॉइंट्स लिया, ठीक है। नाउ आई एम टेलिंग यू फाइंड द टेंशन एट ए, फाइंड द टेंशन एट बी, फाइंड द टेंशन एट सी, फाइंड द टेंशन एट ए, फाइंड द टेंशन एट बी, फाइंड द टेंशन एट सी। अब ध्यान से देखना क्या प्रोसीजर है निकालने का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब भी जिस पॉइंट पे टेंशन निकालने बोला जाता है, उस पॉइंट को, उस पूरे फिगर को सेपरेट कर लो एंड ट्रीट इट लाइक वन बॉडी। आपको जिस पॉइंट पे टेंशन निकालने बोला जाता है उतना को अलग कर लो, सेपरेट कर लो। इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 kg और ये पॉइंट, इस पॉइंट बोला ना, तो इस पूरे आई ट्रीट दिस एज वन ऑब्जेक्ट एंड आई सेपरेट इट। और यहां पे टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ, ये तो जाहिर सा बात है। अभी इतना पढ़ा ना, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। अच्छा, टेंशन का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे, टेंशन का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, तो कितना लगेगा बता देते हैं। देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इस पे वेट कितना, 20, वेट कितना लग रहा है 2 kg पे 20, और ऊपर क्या लग रहा है, TA। क्या ये रेस्ट पे है, क्या ये रेस्ट पे है, हाँ। अगर ये रेस्ट पे है तो TA मस्ट बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स, तभी तो ये रेस्ट पे रहेगा। Therefore TA should be how much, 20 न्यूटन्स। TA should be how much, 20 न्यूटन। ये हो गया अपना पार्ट ए। पार्ट बी का बात करते हैं। पार्ट बी का जब बात करेंगे तो टेंशन एट बी निकालना है, टेंशन एट बी निकालना है। तो क्या करेंगे, बी से लेके नीचे का पूरा पार्ट को एक बॉडी मान लेंगे, बी से लेके ये पूरा का पार्ट को एक बॉडी मान लेंगे, और उखाड़ के यहां बना रहा हूं, देख ये पॉइंट हो गया आपका बी, ये हो गया स्ट्रिंग, ये पूरा स्ट्रिंग नहीं है, ये पार्ट है, ये बी है, और ये क्या है मेरा 2 kg, ये ए है। मेरे को यहां पर टेंशन निकालना था, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक बॉडी ट्रीट कर लूंगा। इसको क्या ट्रीट कर लूंगा, एक बॉडी, जिसका मास कितना है 2 kg है, 2 kg से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि स्ट्रिंग भी है। 2 kg है, 2 kg से थोड़ा ज्यादा, स्ट्रिंग भी है, एग्जैक्टली 2 kg। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, मासलेस। स्ट्रिंग क्या है, मासलेस, इसका कोई मास नहीं है, इसलिए एग्जैक्टली इस पूरे बॉडी का मास कितना है, 2 kg। तो इसका, इस पूरे बॉडी का जब मैं वेट बनाऊंगा नीचे, तो कितना बनाऊंगा, 20 न्यूटन एग्जैक्टली। जिसको कौन बैलेंस कर रहा है, इस बी पे टेंशन किधर होगा, इस पर्टिकुलर बॉडी पे बी पॉइंट पे टेंशन किधर होगा, ऊपर की तरफ टीबी, ये ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन एट बी। इसलिए टेंशन इज डिफाइंड एट अ पॉइंट, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर इसको बॉडी माना है, मानना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे टेंशन निकालना है, उसको अलग कर लेना। इसका वेट ट्रीट करो कितना, 20, टेंशन बैलेंस करेगा वेट को, तो टीबी कितना हो गया 20। उसी तरह अगर आप ध्यान से देखें, सी पे जब मेरे को ड्रॉ करना है तो मैं इसको एक बॉडी मान लूंगा, पूरे ही इसको बॉडी मान लूंगा, अलग कर लो। वेट कितना है पूरे बॉडी का 20, तो टेंशन एट सी किधर लगेगा, इस बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए टेंशन किधर लगेगा, यहां बना रहा हूं देखो, इसको पूरा बॉडी मान लिया, तो वेट लग रहा है 20 और टीसी ऊपर लग रहा है। वैल्यू कितना हो जाएगा, बैलेंस करना चाहिए तो 20 ही होगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 20 ही होगा। मेरे को बताओ तुमने क्या सीखा इस एग्जांपल से, what did you learn from this particular example? It's a very valuable lesson. What we learn is that if the string is massless, tension at all the points will be same. Like TA equal to TB equal to TC, कितना आया 20 20 20 20, सारा ही कितना आ गया 20। इसका मतलब जब भी स्ट्रिंग मासलेस दिया हो, अगर नहीं दिया है तो मासलेस ही मानना है आपको बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर स्ट्रिंग विद मास का बात करते हैं तो मास आपको अलग से स्पेसिफाई कर देगा, नहीं करेगा मतलब स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस है। मासलेस है, क्या सिग्निफिकेंस है, दैट टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स मस्ट बी सेम, टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स मस्ट बी सेम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक अंडरस्टैंडिंग है। एक और ये एक अंडरस्टैंडिंग है, टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स इज सेम। सेकंड एक चीज देखो, कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो सपोज मैं अच्छा एक और चीज, अगर जब भी स्ट्रिंग मासलेस होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख लेना अपने कॉलम में, टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स इज सेम
फॉर अ मासलेस स्ट्रिंग। सेकंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ऑन एनी मासलेस बॉडी, ऑन एनी मासलेस बॉडी नेट फोर्स कितना होगा? कोई भी अगर बॉडी मासलेस है तो उस पर नेट फोर्स नहीं बोल रहा मैं, नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि एफ नेट क्या होता है आपने पढ़ा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो पढ़ा होगा। अरे जब मास ही नहीं है, जब मास ही नहीं है तो फोर्स काहे का? जब मास ही जीरो हो गया तो फोर्स नेट कितना होगा? जीरो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक मासलेस स्ट्रिंग दे दूं जिसका कोई मास ही नहीं है, ये क्या है? एक मासलेस स्ट्रिंग, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा ही नहीं सकता, नेट फोर्स लगा सकता हूं मैं, पर इस स्ट्रिंग के ऊपर मैं नेट फोर्स नहीं लगा सकता। क्यों? बेटा मास ही नहीं है तो फोर्स काहे का? फोर्स लगेगा, नेट फोर्स नहीं लगता है। मास ही नहीं है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। इसीलिए अगर मैं बोलूं कि बेटा इसका दो एंड है, एक एंड है ए, दूसरा एंड है बी, बी को पकड़ के खींचो उधर, जितना तेजी से खींच सकते हो, जितना फोर्स से खींच सकते हो खींचो, जितना फोर्स से खींच सकते हो खींचो। आप किसी फोर्स से खींच सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अगर इस पे आपने कुछ फोर्स लगाया, जो भी मान लो F, इसका मतलब F मस्ट बी इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, पर मास तो है ही नहीं इस केस में, और ये नेट फोर्स हो जाएगा। ध्यान रखना, और कोई फोर्सेस नहीं है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली भी नहीं है, मासलेस है, mg है ही नहीं, नॉर्मल लगेगा ही नहीं। अरे mg है ही तो नॉर्मल का लगेगा। और इधर भी फोर्स लगा ही नहीं सकते, क्यों? मासलेस है। अगर आप इधर फोर्स लगाएंगे F तो ये नेट फोर्स हो जाएगा। ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F के बराबर, जो भी आपने लगाया है, जो भी आपने लगाया है। यहाँ पे मान लो 100 न्यूटन लगाया तो नेट फोर्स 100 which is equal to mass into acceleration, और ये तो जीरो है। इसका मतलब 100 न्यूटन लगा ही नहीं सकते आप मासलेस स्ट्रिंग को। इसका मतलब आप मासलेस स्ट्रिंग को एक्सेलरेट नहीं करा सकते, मासलेस स्ट्रिंग को एक्सेलरेट नहीं करा सकते। पर आप बोलेंगे सर हम ये सारा स्ट्रिंग तो एक्सेलरेट कराते हैं ना, इसको पकड़ के गाड़ी, सपोज इसको मैं गाड़ी में बांध दिया और गाड़ी को दौड़ा रहा हूं, तो ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेलरेट करेगा ना उस तरफ। क्यों करेगा एक्सेलरेट? क्यों करेगा? क्योंकि वो मासलेस नहीं है, उसका मास है। मैं समझ रहा हूं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, बट फिजिक्स यही कहता है कि अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो एक्सेलरेट करा ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या ये है कि उस पे फोर्स जीरो होगा? नहीं, उस पे आप फोर्स लगा सकते हैं, पर क्या जीरो होगा? नेट फोर्स। उसका क्या जीरो होगा? नेट फोर्स। इसका मतलब अगर मान लो एक मासलेस स्ट्रिंग को मैंने बांध दिया इधर, मैंने क्या कर दिया, इस ए पॉइंट को बांध दिया, अब मैं बोला बेटा अभी मासलेस ही है, अभी भी क्या है? मासलेस है। अब मैं बोला 100 न्यूटन से खींच, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें क्या? इसमें डिफरेंस ये कि फोर्स तो पहला बार लगेगा ही नहीं, फोर्स तो लगेगा ही नहीं, मतलब टेंशन कितना? जीरो। आप जो कितना भी खींच लो नेट फोर्स तो आएगा ही नहीं। नेट फोर्स जब आएगा ही नहीं, नेट डिफॉर्मिंग फोर्स है ही नहीं, नेट डिफॉर्मिंग फोर्स है ही नहीं, तो टेंशन आएगा, तो टेंशन कितना? जीरो। कितना भी खींच लो टेंशन आएगा ही नहीं उसमें। पर इस केस में क्या है, ध्यान से देखिए, इसके ये केस थोड़ा डिफरेंट है। ये मैं मान लेता हूं स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग है, अब इधर फोर्स कितना लगा रहे हैं? 100 न्यूटन। अगर स्ट्रिंग मासलेस है, अगर स्ट्रिंग मासलेस है, नेट फोर्स कितना होगा? जीरो, कंपलसरी है। क्यों? F नेट क्या होता है? m into a, पर m तो जीरो है, m कितना है? जीरो, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। अगर इधर 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स को जीरो करने के लिए हर एक पॉइंट पे, मान लो मैं 3 पॉइंट का बात करता हूं, ए बी सी, पॉइंट ए का हम बात करते हैं, आपको बोला टेंशन एट ए निकालो, टेंशन एट बी निकालो, टेंशन एट सी निकालो, क्वेश्चन दिया है। पहला चीज तो सर अभी हम सीख लिए कि जब भी मासलेस स्ट्रिंग रहेगा टेंशन सेम रहेगा, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, टेंशन एट ए इक्वल टू टेंशन एट बी इक्वल टू टेंशन एट सी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, स्ट्रिंग मासलेस है, सारा टेंशन सेम होगा। अब ध्यान देखना, ए पॉइंट पे टेंशन निकालो, आप खुद स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो। जैसे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए क्या, इसको बॉडी ट्रीट कर लिए थे, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे एक सेपरेट बॉडी ट्रीट कर लिए थे, वैसे ही मेरे को ए पे निकालना है तो इसको एक बॉडी ट्रीट कर लो, बी पे निकालेंगे तो इसको बॉडी ट्रीट करो, ऐसे सेपरेट करके ट्राई करो। फिर स्क्रीन देखना, देखो टेंशन एट ए मतलब ये मेरा पॉइंट हो गया ए और इसको मैंने बॉडी ले लिया, कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन। नेट फोर्स कितना होना चाहिए? अच्छा ए पे टेंशन कितना लगेगा? पीछे ये बॉडी है ना बेटा, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द बॉडी टी ए, उधर लग रहा है 100 न्यूटन। अच्छा नेट फोर्स कितना होना चाहिए इस पे? जीरो। इसका मतलब टी ए कितना होना चाहिए? 100। एग्जैक्टली इधर लगेगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा ना, नेट फोर्स जीरो होना ही चाहिए, मासलेस है। अब नेट फोर्स नहीं लगा सकते, मैं ऐसा नहीं कह रहा फोर्स नहीं लगा सकते, फोर्स लगा सकते हैं,
नेट फोर्स नहीं लगा सकते उसको। नेट फोर्स को जीरो करने के लिए टेंशन इधर कितना होगा 100 न्यूटन, वैसे बी पे कितना होगा, अब ये एग्जैक्टली बी के लिए ड्रॉ कर लो, सेम चीज है 100 उधर, तो इधर कितना टीबी, वो भी कितना 100 और टीसी भी कितना आ जाएगा 100, मतलब सबका वैल्यू कितना हो गया 100। फोटो ही देख के बोल सकते थे आप, फोटो ही देख के बोल सकते थे आप कि मान लो ये रोप है मेरा, स्ट्रिंग है, मासलेस, खींच रहा हूं अगर 100 से, तो कॉमन सेंस है हर एक पॉइंट पे टेंशन कितना आएगा 100। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मासलेस स्ट्रिंग है उसको मैं खींच रहा हूं 100 न्यूटन से, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आंसर क्या होगा, जितना फोर्स से खींचने वही आंसर होगा, जितना फोर्स से खींचने उतना ही आंसर होगा। मैं चेक कर ले रहा हूं वीडियो सही चल रहा है। हाँ, सो इसलिए मासलेस स्ट्रिंग के लिए, फॉर अ मासलेस स्ट्रिंग टेंशन निकालना आ गया आपको डिफरेंट पॉइंट्स। क्या सिग्निफिकेंस है, दो सिग्निफिकेंस सिखाया आपको मासलेस चीजों के लिए। मासलेस सिर्फ स्ट्रिंग का बात नहीं कर रहा मैं, तो मासलेस चीजों का बात कर रहा हूं। ये एटलीस्ट ये तो मासलेस स्ट्रिंग का बात है कि टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स विल बी सेम, but for any massless object net force on that body should be zero, force on that body should be zero, no, net force on that body should be zero। force तो लगा ही रहे सर 100 न्यूटन, टेंशन नेट फोर्स को जीरो करने के लिए टेंशन पीछे लग रहा है कितना 100 न्यूटन, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात की थी अभी मासलेस स्ट्रिंग का, इसमें और कुछ नहीं बाद में बताता हूँ। मासलेस स्ट्रिंग अपना बेसिकली कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है। अब आता है स्ट्रिंग्स विद मास, ध्यान से देखो। बेसिकली अगर ये चीज आपको क्लियर है ढंग से, तो स्ट्रिंग विद मास भी क्लियर हो जाएगा फटाक से। अब मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है या एक रोप है, क्या है मेरे पास, एक स्ट्रिंग है या फिर एक रोप है। सेकंड केस कर रहा हूं, सेकंड केस क्या है, स्ट्रिंग्स विथ मास, स्ट्रिंग्स विथ मास, ठीक है। मान लो मेरे पास एक रोप है, मोटा ताजा चौड़ा रोप, 2 केजी, पहले भी शायद 2 केजी बनाया था, आई डोंट रिमेंबर। अब मान लो 2 केजी का ये रोप है, क्या है, रोप। मैं बोल रहा हूं रोप का जो लेंथ है, लेंथ मान लो 10 मीटर और इसका आप मास मान लो 2 केजी, सॉरी 20 केजी मान लो। मास कितना, 20 केजी, बहुत भारी रोप है। मास दे दिया, मैं लेंथ दे दिया आपको, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं फाइंड द टेंशन एट ए, फाइंड द टेंशन एट बी, फाइंड द टेंशन एट सी। ये मान लो 2 मीटर लोकेटेड है यहां से, बी का लेंथ है 2 मीटर। फाइंड द टेंशन एट ए, ट्राई करो एक बार खुद से, एक बार खुद स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो कैसे निकालेंगे टेंशन एट ए। क्या कहा था, जब भी किसी पॉइंट पे टेंशन निकालते हैं तो वहां से लेकर के नीचे वाला पूरा पोर्शन तक को, वहां से लेकर के नीचे वाले पूरे पोर्शन तक को सेपरेट बॉडी ट्रीट करते हैं। तो ए से यहां तक एक सेपरेट बॉडी ट्रीट कर लेंगे हम, ये ए और ये 2 केजी, ठीक है। यहां पे टेंशन कितना, ऊपर की तरफ टी ए और नीचे की तरफ वेट कितना, ये ले रहा हूं, ध्यान रखना। ए पे टेंशन का बात कर रहा हूं, ये वेट है, वेट कितना 20, तो टेंशन एट ए कितना आ गया 20, सिंपल। ये है पार्ट ए। पार्ट बी, टेंशन एट बी का जब बात करेंगे तो किसका डायग्राम बनाएंगे, बी से लेकर के नीचे तक पूरा प्लस ये 2 केजी। इसके लिए वेट कितना होगा, 20 होगा या 20 से ज्यादा होगा, 20 से ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग विथ मास, स्ट्रिंग का भी मास है अपना, यहाँ पे मास भरा हुआ है। और ये जो टेंशन है किसको काउंटरएक्ट करेगा, ये जो टेंशन है किसको, ये पूरा बॉडी रेस्ट पे है तो ये पूरे बॉडी के वेट को संभालेगा। ये जो टेंशन लग रहा है ऊपर, ये इसके पूरे वेट को संभालेगा। इसीलिए ये टेंशन और वो वाले टेंशन में डिफरेंस था, क्योंकि मास नहीं था स्ट्रिंग का, वहां पे मासलेस था, तो सिर्फ ये आ गया था, और यहाँ पे इसका मास है। कितना मास है, ये कितना है देखो, लेंथ 2 मीटर। कैसे निकालेंगे, 10 मीटर का 20 केजी, तो 2 मीटर का कितना, यूनिटरी मेथड, 10 meters means 20 kg, so 1 meter means 20 by 10, पूरा आराम से कर रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो, इतना केजी। 2 meter means this is basically 2 kg multiplied by 2, that is how much, 4 kg, that is how much, 4 kg। इसका मास कितना हो गया अलग से 4 kg, वो टोटल मास कितना, 2 kg plus 4 kg 6 kg। so what is the weight of this thing, 60 न्यूटन। वेट को 6 केजी मत बोल देना, वेट फोर्स है, so 6 kg means 60 न्यूटन वेट। and how much should be the tension, if you carefully see this whole system is at rest, ये पूरा बॉडी, ये पूरा इसको लेके it is at rest or not, थोड़ी जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, रेस्ट पे है। मतलब टेंशन at this point away from the body along the string should balance its weight, that is 60 newtons।
Therefore, my tension at B is coming out to be 60 newtons, right? Similarly, if I tell you tension at C, फटाक से देख के बोल दो कितना होगा, पूरा मास हो जाएगा, पूरा मास हो गया 20 और 2, टोटल मास कितना हो गया इसका 22 kg, मतलब 220 न्यूटन डाउनवर्ड्स. How much? 220 newton downwards. Tension at this point means it will pull this particular thing in upward direction so that this remains at rest, so that this body remains at rest. So therefore my tension at C should be how much? 220 newton. If you carefully see, what was the tension at A? 20 newtons. What is the tension at B? 60 newton. Tension at C, 220 newtons. I hope this much is clear to you. One more question. ये आप खुद से कर लो, फटाक से सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको. 20 मीटर का ये रॉड ले लो, 20 मीटर का रॉड है, इसका मास है 10 kg, इसका मास है 10 kg. Find the tension at this point. Find the tension at P. फटाक से find the tension at P. आपको ये स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लो फटाक, सिंपल. अच्छा, find the tension at P, find the tension at Q, find the tension at R. तो टेंशन एट P कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, टेंशन एट R कितना हो जाएगा, ट्राई कर लो फिर देखना, 200 न्यूटन. टेंशन एट में क्या निकालना है Q, तो मास इनटू G, मास कितना 10 प्लस व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ, 10 by 20 multiplied by 6. मास पर यूनिट लेंथ समझ रहे हैं तुम लोग, मास पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना मास है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे. मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज द मास ऑफ द स्पेसिफिक लेंथ L. मास पर यूनिट लेंथ इनटू L. मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास कितना है बाय लेंथ कितना है और कितना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया 3. तो कितना आ गया आंसर 130 न्यूटन. 100 फटाक से कर लिए, अगर मास दिया तो फटाक से हम कर सकते हैं. एक और छोटा सा चीज देख लो, सपोज एक और छोटा सा चीज, सपोज ये फिर से मास वाला है, ये क्या है मास वाला, अगेन 20 kg 10 मीटर, 20 kg एंड 10 मीटर. ये सेम क्वेश्चन आप एक बार फिर से करो प्रैक्टिस, ये सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, ये चीज ये पार्ट नहीं, आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, बस खाली इतना दिया हुआ है आपको. रॉड का खुद का लेंथ है 20 मीटर और आप इसका मास ले लो 40 kg. अब फिर से निकालो टेंशन एट पॉइंट P, टेंशन एट पॉइंट P, टेंशन एट पॉइंट R. इसका क्या मतलब है, वो जो रॉड है खुद के वेट के चलते उसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा, खुद के वेट के चलते टेंशन डेवलप हो जाएगा. मान लो आपको लटका दिया ऐसे करके एक पोल से, आपको खुद का वेट है ना, तभी तो हर एक जगह टेंशन लगता है, हाथ पे यहाँ पे टेंशन लगता है ना, फील होता है अंदर में स्ट्रेस. जितना हल्का आदमी उतना कम स्ट्रेस महसूस होगा उसको, है कि नहीं. So therefore, if weight increases, tension at different point also increases. तो वही बोल रहा है, find the tension at these points. ये अलग क्वेश्चन है. Find the tension at P, Q and R because of the own weight of the rod. ये क्वेश्चन ये आप सॉल्व करना, इट्स होमवर्क, सिंपल क्वेश्चन. अच्छा, यहाँ पे मान लो मैंने फोर्स लगाया 200 न्यूटन. Find the tension at P, find the tension at Q, find the tension at R. आप बस अरेंज कर दो, choose the correct option. Just choose the correct option. आपको बस सही ऑप्शन चूज कर देना है. फटाक से बोल दो क्या होगा, देख के बोलो फटाक से क्या होगा, क्या होगा, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा. हॉरिजॉन्टल का बात कर रहे हैं इस बार, इसके रोप के वेट का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस और वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं. जब टेंशन एट P बनाएंगे, टेंशन एट क्या बनाएंगे P, तो इस बार क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, टेंशन एट पॉइंट P तो साफ साफ दिख ही रहा है 200 न्यूटन, ये तो निकालने का जरूरत ही नहीं, दे ही दिया. टेंशन एट P डायरेक्ट दे दिया आपको 200 न्यूटन. जब Q का बात देखो, ये अटैच है, यहां से अटैच है, ठीक है, भाग नहीं रहा. ये हो गया पॉइंट Q और ये हो गया पॉइंट P. फोर्स कितना लग रहा है P पे 200 न्यूटन. इधर उधर भाग रहा है क्या, भाग नहीं रहा ना. तो टेंशन एट Q क्या होगा, ये तो इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, अरे 200 ही तो होगा यार.
यहाँ पे इस मास का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात वही है, क्योंकि नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0, भाग नहीं रहा ना, फिक्स है स्ट्रिंग, भाग नहीं रहा उस तरफ, सो नेट फोर्स इज 0। इधर 200 लग रहा है, ये पार्ट क्यू का बात कर रहे हैं, टेंशन है क्यू, तो मैंने क्यूपी बनाया, तो क्यू पे इधर कितना लगना चाहिए, 200 न्यूटन ही तो लगना चाहिए, तभी तो भागेगा नहीं। उसी तरह से आर पे भी उतना ही लगना चाहिए, 200 न्यूटन। सो देयरफॉर आंसर इज दिस, टेंशन एट ऑल द पॉइंट शुड बी सेम, ये मत बना देना, ठीक है। सो ये था बेसिकली वी लर्न थ्री थिंग्स, जस्ट लेट मी चेक वंस। We basically learned three things. What was the first thing we learned? Weight कैसे एक्ट करता है, कब एक्ट करता है, मैग्नीट्यूड क्या है, mg हमेशा नीचे एक्ट करता है। Then we learned about second was what? Normal. Normal का भी कब लगता है, तीन के सरफेस के बीच में, पॉइंट सरफेस के बीच में, पॉइंट में, as simple as that। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाना, नॉर्मल इज अ पुशिंग फोर्स को ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड विल डिपेंड ऑन सिचुएशन, विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं नॉर्मल का, पर बेसिकली डायरेक्शन सही से बनाना आना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था, नॉर्मल बनाते टाइम एक्शन रिएक्शन पेयर का ध्यान रखना। लिख रहे हैं आप n, तो दूसरे बॉडी पे भी n ही लिखना, n1 मत लिख देना, वरना क्या होगा, इक्वेशन ज्यादा, सॉरी इक्वेशन कम, वेरिएबल ज्यादा हो जाएगा। तो टेक केयर ऑफ दैट वन थिंग। इन नॉर्मल देन ओनली वी लर्न डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन, डिफरेंट बस बात की थी उसमें। टेंशन क्या बोला, इट्स रीस्टोरिंग फोर्स, कहां पे एक्ट करेगा, स्ट्रिंग्स और रॉड्स में। व्हाट एल्स वी लर्न, direction we learned it always acts along the string and away from the body so as to pull the body, ठीक है। massless string का दो तीन चीज पढ़े हम लोग, एक tension at all the points is same for a massless string। massless string या massless कोई भी चीज को नेट फोर्स नहीं दे सकते आप। इस चीज का यूज करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए थे हम, तो ध्यान रखना टेंशन कैसे निकालना, टेंशन कैसे निकालना है, डिफरेंट पॉइंट्स वो सीखे। टेंशन इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट, ये सीखे। मास वाले स्ट्रिंग के लिए ड्यू टू इट्स ओन वेट टेंशन वर्टिकली डिफरेंट होता है, पर हॉरिजॉन्टली अफेक्ट नहीं करता, एटलीस्ट टिल द पॉइंट इट डज नॉट एक्सेलरेट। ये सारे क्वेश्चन रटने का जरूरत नहीं है, रटने का नहीं, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कल को ये बॉल हटा देगा, आपको बॉल हटा देगा, ये स्मूथ कर देगा सरफेस स्मूथ, और अब बोलेगा टेंशन है डिफरेंट पॉइंट, अब ये डिफरेंट आ जाएगा, वो डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि फिर मैं बताऊंगा आपको, वो जब पढ़ाऊंगा तो निकालूंगा, अपने आपसे निकलवाऊंगा ही, पर मैं कह रहा हूँ रटना नहीं कुछ भी, ढंग से कंसेप्चुअल एक चीज क्लैरिटी रहना चाहिए आपको, ठीक है।